कि न्यायपालिका ने उनको सजा दिया था और न्यायपालिका ने उनके सजा को निलंबित किया, इसलिए धरना प्रदर्शन और ये नाटक नहीं होना चाहिए। तो चित्त भी मेरी, पुट भी मेरी, दोनों तरफ से मेरी। तो क्या कुलदीप सेंगर को फांसी दे दी जाए, जिंदा कच्ची फांसी दे दी जाए? ब्राह्मण समाज के विधायकों ने जो बैठक किया उसका स्वागत करता हूँ, बहुत अच्छी पहल है। अब आगे से ये लोग और लोगों को साथ में बैठा हुए। जब जातिवार पार्टियां सम्मेलन करती हैं, वो गुनाह नहीं है, तो ब्राह्मण विधायक 10 तो साथ में बैठकर चाय पी लिए, चर्चा कर लिए, हंस लिए, बोल लिए, कहाँ का गुनाह है? बीजेपी की चेतावनी नहीं है, लेकिन जिस लोकसभा से मैं बेइज्जत होकर के निकाला गया हूँ, उस लोकसभा में एक बार जाऊंगा जरूर। अगर जिंदा रहूंगा तो जाऊंगा जरूर, एक बार अगर जिंदा रहूंगा तो जाऊंगा जरूर। एक हाथ से गाड़ी स्टार्ट किया, बाएं हाथ से, और राइट से मैंने फायर किया। मलाल है आपको कि कभी आपने लॉ एंड ऑर्डर हाथ में ले लिया? नहीं, कोई मलाल नहीं है, कोई मलाल नहीं। फोटो के आधार पर किसी को अपराधी नहीं बनाया जा सकता। मात्र फोटो को आधार अगर बनाया जाएगा तो इस देश का कोई नेता नहीं बचेगा। इनके, अभय के और धनंजय के भी आज के तारीख में कोई बहुत बड़े झगड़े नहीं है। कुछ मसले होंगे पुराने जो चल रहे होंगे। अखिलेश जी को इस विषय से बचना चाहिए था, बचना चाहिए, व्यक्तिगत हमले से बचना चाहिए। तो अगर अखिलेश जी ने कहा है वो क्षत्रिय हैं, तो हम मानते हैं वो क्षत्रिय हैं। सपा हमारे ऊपर जब हमला हुआ तो समाजवादी पार्टी ने एक भी शब्द नहीं बोला हमारे खिलाफ, और मुझे पता चला है कि आकाश सज्जन ने बोला तो अखिलेश जी ने बुला करके कहा कि इसमें तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। तो मैं उस एहसान को मानता हूं और मानूंगा। मैं अखिलेश का ऑन कैमरा कह रहा हूं, मैं उस एहसान को नहीं भूलूंगा। मैं बचपन से ही घोड़े पर चढ़ता हूं। एक समय ऐसा था कि मैं 5 घंटे लगातार घोड़े की पीठ पर रहता था। हेलीकॉप्टर का भी शौक है? 2 हेलीकॉप्टर आपके? जरूरत है, जरूरत है भाई, लड़ने की इच्छा तो है, क्योंकि मुझे जनता ने नहीं हटाया है, मुझे षड्यंत्र ने हटाया है। नमस्कार, यूपी तक के खास पॉडकास्ट यूपी की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अभिषेक, और हमारे इस पॉडकास्ट के खास मेहमान हैं ब्रजभूषण शरण सिंह। जी हां, ब्रजभूषण शरण सिंह 6 बार के सांसद, 1 बार पत्नी सांसद, इस बार बेटा सांसद, 1 बेटा, दूसरी बार विधायक। पूर्वांचल हो, देवीपाटन मंडल हो, 3 दशकों से ज्यादा सियासत पर अगर किसी का दबदबा है तो नाम ब्रजभूषण शरण सिंह का। स्वागत है सर आपका। आपका भी अभिषेक जी। दबदबा की बात मैंने की और आपने हमेशा कहा था कि दबदबा है, दबदबा था और दबदबा रहेगा। तो दबदबा है आपका? देखिए, ये एक प्रसंग था, बहुत विकट परिस्थिति में चुनाव हुआ था, कुश्ती संघ का, और उसमें हमारा प्रत्याशी बहुत भारी मतों से जीता था। तो उसी प्रसंग में ये नारा किसी ने दे दिया, निकल गया। तो अब चल रहा है, क्या करें। अब तो मीडिया तो कर ही रही है। अभी इसको मैंने, कोई पिक्चर बनी है, सीरियल बना है, उसमें भी मैंने देखा। अच्छा, तो क्या किया जाए। नहीं तो दबदबा तो है आपका। चलिए, जो कुछ है ठीक है। लेकिन आप तो कुश्ती कराने वालों में से हैं, आप तो कुश्ती कराने में माहिर हैं, मोटिवेशनल स्पीच देने के लिए आप जाने जाते हैं। लेकिन अब आप इतनी बड़ा राष्ट्र कथा करा रहे हैं। क्या है ये राष्ट्र कथा? ये सदगुरु रितेश्वर महाराज की जब आप कथा सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वो कितने बड़े मोटिवेटर है, और जो उनका शब्दों का चयन है, या जो उनका तजुर्बा है, या जो बोलते हैं, तो उनसे अच्छा मोटिवेटर इस देश के अंदर मुझे कोई नहीं लगता है। और उसी से मैं प्रभावित हुआ। एक जगह मैं उनकी कथा सुन रहा था, तो हूबहू तो उनके शब्दों में नहीं बता पाऊंगा, लेकिन उनका प्रसंग था कि कोई व्यक्ति अगर भूख से पीड़ित है
अपने दुख से परेशान है कर ले तो बात समझ में आती है कि वो भूख से पीड़ित था। ये सफल व्यक्ति करता है, जब एक आईएएस करता है, बिजनेसमैन करते हैं, पढ़ने वाले बच्चे करते हैं। अभी गोरखपुर में नीट के माध्यम से एक लड़का सेलेक्ट हुआ और 1 रैंकिंग उसकी थी और मनचाहा विश्वविद्यालय उसको गोरखपुर में मिला और दूसरे दिन कर लिया। तो ये जो जीवन जीने की कला, जीवन जिया कैसे जाए, ये मैंने सतगुरु रितेश्वर महाराज जी की कथा से निकाला और इसीलिए मैंने ये तय किया कि ये कथा मैं यूथ को सुनाऊंगा। अब उसका स्थान चुनना था तो मैंने नंदिनी नगर चुना और कुछ लोग सामने से सुनेंगे, कुछ लोग आपके मीडिया के माध्यम से सुनेंगे और मुझे उम्मीद है कि देश के ही नहीं विदेश का छात्र भी जो हमारा भारतीय बैठा है, जो हमारी भाषा को समझता है, वो इस कथा को सुनेगा और इसका लाभ उठाएगा। तो ये कथा दूसरी कथाओं से हाँ, अलग ये है? कथा दूसरी कथाओं से भिन्न है। कैसे? इसमें कथा का जो स्लोगन है, छात्र उत्थान ही राष्ट्र उत्थान, यही स्लोगन है कथा का। छात्र उत्थान ही राष्ट्र उत्थान, सनातन, राष्ट्र एवं युवा, 3 विषय को लेकर के महाराज जी की बातचीत होने वाली है। बिल्कुल विषय निश्चित है। सनातन यानी हम हैं कौन, राष्ट्र के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, आवाज के युवा को क्या करना चाहिए। लेकिन आप कथावाचक को तो बुला रहे हैं, लेकिन आपकी अगर वेशभूषा अगर हम अभी देखें, आप खुद ही एक साधु संत की तरह दिखाई दे रहे हैं कि हाथों में माला है, बड़े बड़े रुद्राक्ष की माला, और वस्त्र भी आपका उसी तरीके। तो ये क्या एक ट्रांसफॉर्मेशन है, क्या नहीं, बदलाव ये, है? ये मेरा बचपन से है। ये लुंगी कुर्ता, ये पहलवानों का ड्रेस है। अच्छा। हाँ, ये माला पहलवानों, पहनना? हाँ, पहलवानों का ड्रेस है और यही ड्रेस हमारे संतों का भी है। और हमारा लुंगी कुर्ता से नाता हमारा बचपन से है। धोती, लुंगी, कुर्ता, ये नाता हमारा बचपन से है। और जहां तक धर्म की बात है तो हर आदमी धार्मिक है। अब ये माला एक नई हाथ में है, तो ये माला हमको याद दिलाती है जब हम भटकते हैं, कहीं मन चला जाता है। क्योंकि कहते हैं कि एक दिन के अंदर प्रत्येक व्यक्ति के अंदर 60,000 से लेकर के 70,000 विचार पैदा होते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, आप जैसे लोगों ने ही बताया है। तो ये माला जो है हमको भटकने से रोकती है। अब जैसे सबसे अच्छी माला अगर हम जपते हैं तो जब मैं हवाई जहाज में बैठता हूं तो उस समय हमारा हो पाता है। क्योंकि कहीं घंटे का सफर होता है, कहीं 1.25 घंटे का सफर होता है, चाहे 1.5 घंटे का सफर होता है, तो उसमें चलता है। तो ध्यान इधर उधर ना भटके, उसके लिए कंसंट्रेट करते हैं, अपने दिमाग को एक जगह रोकना। और ये सकारात्मक है। हम भगवान को याद करते हैं, हनुमान जी को याद करते हैं। हमारा भाव यह रहता है कि हनुमान जी राम जी को स्मरण कर रहे हैं, ये भाव मेरे अंदर रहता है। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन है आपके अंदर। ये हनुमान जी का भक्त है। हनुमान जी को हमने सदैव माना है। आज जो कुछ भी हूं मैं, बड़ी घटनाएं हैं। तो मतलब कुछ खास वजह है, कुछ घटनाएं हैं जिसकी वजह से आप? हाँ, है घटनाएं। अब जैसे जिस समय विश्वनाथ प्रताप की सरकार थी, मैं शाम को फैजाबाद, आज वो अयोध्या हो गया, शहर से लौट रहा था। नए घाट, जो आज का नया घाट है, जो लता जी का चौक है, वहीं पर मैंने गाड़ी रोक दी और रोक करके मैं फिएट खुद चला रहा था। मैं किसी का इंतजार कर रहा था, ना एमपी था ना एमएलए था। 2 लोग थे, एक लोग हमारे साथ थे, उनको मैंने भेज दिया किसी को बुलाने के लिए और मैं इंतजार करने लगा। इतने में देखा कि कोई ठंडी ठंडी चीज मेरे यहां लग गई। तो मैंने पलट करके देखा तो वो एक स्टेन गन
एक सीओ आरपी सिंह थे, उन्होंने मेरे ऊपर रख रखा था। अंधेरा हो गया था, जाड़े का समय था, और उसी समय हमें मृत्यु का दर्शन हुआ। और उसके बाद हनुमानगढ़ी की निचली सीढ़ी से लेकर के हनुमान जी की मूर्ति तक, मतलब पल भर का ये खेल होता है, कहने में बड़ी देर लगती है। और तब तक अचानक मैंने एक हाथ से गाड़ी स्टार्ट किया और एक हाथ से मैंने उनके ऊपर फायरिंग कर दी। और फायरिंग ऐसी की कि उनको लगे ना, लेकिन ये प्रेरणा मुझे एक झटके के अंदर हनुमान जी से आई। जहां मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता, तो जैसे याद किया तैसे चेतना पैदा हुई। एक हाथ से गाड़ी स्टार्ट किया, बाएं हाथ से, और राइट से मैंने फायर कर दी। फायर ऐसा किया कि उनको लगे ना, भगदड़ मच गई और मैं निकल आया। तो एक सेकंड के अंदर मौत टल गई। एक नहीं, अनेक घटनाएं हैं। अरे साहब, हमारे साथ ही नहीं होता है, सबके साथ होता है। लेकिन आपने जिक्र जब छेड़ दिया तो हाँ। एक घटना और भी है जिसकी चर्चा आपने हमारे चैनल पर भी की है कि आपने एक बार फायर भी किया, आपने मारा। वो हमने किया है। वो हमारे सहयोगी थे रविंद्र सिंह, उनको गोली लगी थी। सेल्फ डिफेंस में मुझे गोली चलाना पड़ा, जिस मैंने अपने आंखों से देखा गोली मारते हुए, और पलटा वो, मैंने सेल्फ डिफेंस में फायर किया, वो मारा गया। तो मलाल है आपको कि कभी आपने लॉ एंड ऑर्डर हाथ में ले लिया? नहीं, कोई मलाल नहीं है, कोई मलाल नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर क्या है? हमारे मित्र को, हमारे परिवार को कोई गोली मारेगा, हम अगर वहां बैठे हैं तो मारेंगे, रक्षार्थ मारेंगे। क्या हमारे परिवार को कोई मारेगा और हम बैठकर इंतजार करेंगे? ये कोई गलत नहीं है। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारो, जिन मोहि मारा तिन मोहि मारो, तापर माधो तनय हमारो। ये कोई मलाल नहीं है। जब ऐसी स्थिति आती है, देखिए हर समय को होता है। अगर यही गोली किसी गरीब पर चले, यही गोली किसी शरीफ पर चले, पैसे के लिए चले, जायदाद के लिए चले, तो ये गलत है। सीमा पर क्या होता है साहब? क्यों मेडल देते हैं? क्यों चक्र देते हैं? क्यों गौरवान्वित करते हैं? क्योंकि सीमा के लिए वो लड़ रहा है। इसलिए चाहे 10 हत्या करे, चाहे 20 हत्या करे, वही उसका मानक है। हमको कोई मारेगा या मारने के लिए आया है तो हम उसको छोड़ेंगे थोड़े? नहीं छोड़ना चाहिए, किसी को नहीं छोड़ना चाहिए। बड़ी बात आप कह रहे हैं कि आज भी आप उस बात पर स्टैंड करते हैं। हाँ, स्टैंड करते हैं, कोई अफसोस नहीं है। हमारे मित्र को मारा, हमारे आंख के सामने मारा, और दूसरा कारतूस वो भर रहा था तो मैंने मार दिया। क्या दिक्कत है? नहीं मारता तो किसी और को मारता, मुझे मार देता। तो ये मुकदमा कभी चला? बरी हुए? सब लोग बरी हुए, क्योंकि दोनों तरफ से लोग मरे थे। अभी सर आपने एक मामला देखा होगा कुलदीप सिंह सेंगर का। कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबित हो गई। उनको पहले सजा दी गई, अदालत ने उनको सजा दी, लेकिन उनकी सजा निलंबित कर दी गई पीड़िता की तरफ से। उनके अब यहीं रुक जाइए, सजा किसने दी? कोर्ट ने। निलंबित किसने किया? कोर्ट ने। तो आप जब कुलदीप सेंगर को कोर्ट ने सजा दी तो आपने कोर्ट का सम्मान किया, तब आपको अच्छा लगा। और उसी कोर्ट ने अगर कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबित कर दी तो इस पर प्रश्न कहां बनता है? तो इसका मतलब आपको कोर्ट पर भरोसा नहीं है। जब उनको सजा दी गई तो आपको अच्छा लगा, उसी कोर्ट ने दिया, और उसी कोर्ट ने जब सजा को निलंबित किया तो सवाल क्यों खड़ा होता है, और क्यों लोग सवाल खड़ा करते हैं? नहीं, जो आरोप थे वो बहुत, आरोप तो मेरे ऊपर भी बहुत तगड़े हैं। बिल्कुल, आरोप तो मेरे ऊपर भी बहुत बड़ा। विश्वव्यापी षड्यंत्र हुआ है मेरे साथ, विश्वव्यापी षड्यंत्र हुआ है मेरे साथ। अपने देश के साथ साथ और कंट्री के भी लोग थे आपके मामले में। जी, कनाडा में प्रदर्शन हुआ, यूएस में प्रदर्शन हुआ, खालिस्तानियों ने प्रदर्शन किया, किसानों ने आंदोलन किया, देश की सारी पार्टियां आ गईं। तो इससे बड़ा षड्यंत्र किसके साथ हुआ? तो मैं तो अपने आप को अपराधी नहीं मानता। आज कहां है षड्यंत्र करने वाले? आज किस कोने में पड़े हुए हैं? कोई पूछता है उनको? तो ये हर विषय पर सवाल उठाना
बहुत गंभीर आरोप है। अरे तो आरोप है तो उसी गंभीर आरोप के कारण ही तो न्यायपालिका ने उनको सजा की थी, और उसी न्यायपालिका ने समीक्षा की, कमी को ढूंढा वकीलों ने, अब उसी न्यायपालिका ने छोड़ा। तो चित्त भी मेरी पुट भी मेरी, दोनों तरफ से मेरी। तो क्या कुलदीप सेंगर को फांसी दे दी जाए, जिंदा कच्ची फांसी दे दी जाए? ये बात फिर उठती है कि नैतिकता की बात आती है, नैतिकता, morality की बात, नैतिकता किस नैतिकता की बात आप करते हैं? किस नैतिकता की आप बात करते हैं? क्या नैतिकता कहेगी तो किसी को फांसी दे दिया जाएगा? हमारे यहां नैतिकता नहीं चलती, कोर्ट है, कोर्ट है। भावनाओं से यह देश नहीं चलता है, कानून से यह देश चलता है। तो कानून ने सजा दी और कानून ने छोड़ा। असर तो लेकिन है कि अब दोबारा से अदालत में फिर से सीबीआई मामले में जा रही है। वो सब चलिए, कुछ होगा। वो हमारा विषय नहीं है, वो हमारा विषय नहीं। विषय सिर्फ इतना है कि न्यायपालिका ने उनको सजा दिया था और न्यायपालिका ने उनके सजा को निलंबित किया। इसलिए धरना प्रदर्शन और ये नाटक नहीं होना चाहिए। न्यायपालिका का सम्मान होना चाहिए। हाँ, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आप अग्रिम अदालत में जा सकते हैं, आप दरवाजा न्यायपालिका का दरवाजा खटखटा सकते हैं, लेकिन आप जो है ये ड्रामा, ये नाटक करके जो है, इससे देश नहीं चलता है। आपको लगता है कि जितनी सजा दी गई या जिस तरीके के आरोप लगाए गए कुलदीप सिंह सेंगर पर, सारे आरोप गलत थे, सारे आरोप गलत थे। उनके साथ षड्यंत्र हुआ था। अगर ये षड्यंत्र न होता तो आज धरना प्रदर्शन की बात न होती। यह धरना प्रदर्शन की बात ही ये षड्यंत्र है। दोनों नहीं चलेगा कि जब आपकी हिसाब से जजमेंट आ जाए तो आप स्वागत करें, आपके हिसाब से जजमेंट ना आ जाए तो आप नाटक करें। नाटक करने से देश नहीं चलेगा और नाटक करने से किसी को फांसी की सजा नहीं दी जा सकती। नहीं, आप इतने ज्यादा इस पर अग्रेसिव हैं। अग्रेसिव हैं क्योंकि हम खुद भोग रहे हैं। हमारे खिलाफ तो नाटक हुआ, कितना आंसू बहते थे, कहां गए वो आंसू? लोग खुद ही अपना मुकदमा वापस लेकर के भाग गए। लोग जो आरोप लगा रहे थे वो खुद ही भाग गए। कुछ बातें ऐसी हैं जो नहीं बोली जा सकती हैं, समय आने पर बोला जाएगा। नहीं, कुछ तो बातें हैं। नहीं, कुछ बातें हैं जो नहीं बोली जा सकती हैं। जिस तरीके से बयान चल रहे हैं और जिस तरीके से परत पर परत खुल जा रही है, कभी आएगा दुनिया के सामने। एक नाटक था, विश्वव्यापी नाटक था। ये तो आपके खिलाफ ऐसा विश्वव्यापी नाटक करने की क्या जरूरत हुई? सिर्फ एक यही कि अब आप उसी पर घूम घूम कर मत जाइए, अगला विषय लीजिए। एक बात अभी हाल में ये आई कि अभी चूंकि उत्तर प्रदेश में धनंजय सिंह का प्रकरण आया जी, अभय सिंह भी उतर आए, दोनों तरफ से बयान शुरू हो गए। आपने क्या दोनों के बीच संयम रखने को कहा? आपने दोनों को की सुलह कराई? देखिए, मैंने सिर्फ ये बात कही थी कि फोटो के आधार पर किसी को अपराधी नहीं बनाया जा सकता है। और मैंने साथ में यह भी कहा था कि फोटो के अलावा अगर कुछ है तो कानून अपना काम करे, लेकिन मात्र फोटो को आधार अगर बनाया जाएगा तो इस देश का कोई नेता नहीं बचेगा जो जेल में न हो। अब अभय सिंह को बड़े बड़े लोग कूद पड़े, जिनको नहीं कूदना चाहिए वो कूद पड़े, और अभय सिंह कूद पड़े। तो मेरी किसी मीडिया वाले ने हमसे प्रश्न किया था, तो मैंने मीडिया के उत्तर में यही कहा कि इस मामले में इन लोगों को वाणी पर संयम रखना चाहिए और ऐसे विवादों से बचना चाहिए, क्योंकि 80-90 का दौर नहीं है। मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि आज के तारीख में कोई गैंगवार उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं चल रहा है और न कोई गैंग रन कर रही है।
इनके अभय के और धनंजय के भी आज के तारीख में कोई बहुत बड़े झगड़े नहीं हैं। कुछ मसले होंगे पुराने जो चल रहे होंगे या खत्म हो गए होंगे, लेकिन इस समय नहीं चल रहा है। जिस समय उनके झगड़े थे उस समय दोनों लोग युवा थे, पहले साथी थे, दोस्त थे। फिर परिस्थिति बनी होगी, बहुत ज्यादा जानकारी मुझे नहीं है क्योंकि मैं लोगों के संपर्क में नहीं रहा हूं। लेकिन आज के तारीख में वो सांसद हो गई, ये विधायक हो गई और 2 बार से विधायक हैं। बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके भी बच्चे बड़े हो रहे हैं। तो मैंने कहा तू मैं करने की आवश्यकता नहीं है, वाणी पर संयम रखने की आवश्यकता है और इसमें उन्हें क्या किसी को नहीं फंसना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि दोनों लोगों ने इस बात को गंभीरता से सोचा होगा। हाँ, लगता है आपके बोलने के बाद लगता है दोनों क्योंकि तरफ एक विषय नहीं है ना, ये कोई विषय नहीं है ना, ये कोई विषय नहीं। इससे निकलने वाला क्या है, आज के तारीख में निकलने वाला क्या है और कौन तय करेगा कि कौन बड़ा है, कौन सही है, कौन गलत है, कौन तय करेगा। नहीं, ये मामला असल में कोडिन सिरप वाला मामला इतना बड़ा हो गया। ये मामला कहा जाता है इतना बड़ा है, हालांकि सरकार की तरफ से आई कि भाई इसमें ना तो कोई मौत हुई है ना ही सरकार अब की तरफ सरकार से और कानून क्या कर रहा है मुझे जानकारी नहीं है। मैंने मुख्यमंत्री जी का थोड़ा सा बयान मैंने एक रोज सुना है और बड़े पैमाने पर सरकार ने इसकी तह में जाने की कोशिश की है और बड़ी मात्रा में गिरफ्तारियां भी हुई हैं और हमको लगता है अभी जांच चल भी रही है। अब अगर इसमें कहीं धनंजय सिंह का लिंक बनता है, लिंक तो वैसे माना नहीं जाएगा, जबानी माना नहीं जाएगा, माना जाएगा कि कागज में, अगर वो कागज में पार्टनर हैं या कागज में कोई लेन देन किए हैं तभी माना जाएगा। और अगर कोई प्रूफ नहीं है तो वो निकल जाएंगे, अगर प्रूफ है तो फंसेंगे। तो इसमें हम लोगों का कोई रोल नहीं बनता है, आपने या दोनों किसी पॉलिटिकल व्यक्ति का कोई रोल नहीं बनता है। वैसे आपने दोनों लोगों से कोई बात की थी? नहीं, मेरी किसी से बात नहीं होती। एक और विषय इस वक्त बहुत गरमाया हुआ है, मौजू है, और वो अभी 2 दिन पहले जो आपकी ही सरकार के, योगी सरकार के ब्राह्मण विधायकों की बैठक। नहीं, हाँ ठीक है। देखिए, मैं उसमें कुछ गलत नहीं देख रहा हूं। इसके पहले क्षत्रिय विधायकों ने एक बैठक की थी, वो विषय भी मीडिया के माध्यम से मेरे सामने लाया गया। मेरा उत्तर था अच्छा होता कि कुछ लोग और होते, अच्छा होता कि कुछ लोग और होते। बात समाप्त हो गई। ब्राह्मण विधायकों ने एक बैठक की तो ना तो उन्होंने बीजेपी के खिलाफ बोला, ना तो उन्होंने मुख्यमंत्री जी के खिलाफ बोला। तो अगर आपस में कोई बैठ रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, खाना पीना कर रहे हैं, सुख दुख शेयर कर रहे हैं, तो उसमें दिक्कत कहां है? मैं तो कोई दिक्कत नहीं देख रहा हूं। तो दिक्कत नहीं है तो प्रदेश अध्यक्ष ने नसीहत, चेतावनी क्यों दी? ये प्रदेश अध्यक्ष जी की सोच है। मेरी सोच मैं आपको बता रहा हूं, मैं इसमें कुछ गलत नहीं देख रहा हूं। ना क्षत्रिय विधायक बैठे उसमें कुछ गलत देख रहा हूं और ना ब्राह्मण विधायक बैठे उसमें देख रहा हूं। हां, अगर इन्होंने कुछ ऐसा वक्तव्य दिया होता, इन्होंने कोई ऐसी बात कही होती, तो उस बात के आधार पर मैं निकालता कि यह सही है गलत। केवल बैठक होना सजातीय लोगों का, यह कोई गलत नहीं है। तो बीजेपी को या पार्टी को ऐसा क्या लगा कि ये चेतावनी दी गई कि भाई इस तरह की बैठकें, जातिवार बैठकें नहीं होनी चाहिए? ये बीजेपी की चेतावनी नहीं है। आप जैसे ही किसी महान कलाकार ने पंकज जी को फंसाया होगा। पंकज जी ने तो बोला नहीं है अभी तक, उनके बयान तो आए नहीं, उन्होंने तो नहीं, हमको लगता है कि उन्हीं अध्यक्ष जी का ही बयान बता रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं तो, लेकिन वो बोल करके नहीं है, वो बाइट में नहीं है। तो चलिए, तो किसी ने पूछा होगा, तो अब उनका स्वयं का विचार है, नहीं होना चाहिए। लेकिन कोई बैठक कर सकता है। अब सवाल यह है बैठक का विषय क्या था
और उसके बाद क्या वक्तव्य दिया गया। तो मैं इस ब्राह्मण समाज के विधायकों ने जो बैठक किया उसका स्वागत करता हूं। बहुत अच्छी पहल है। अब आगे से ये लोग और लोगों को साथ में बैठावें जिससे इनके विचार मिलते हो, बैठावें, क्योंकि ये अलग अलग रहने का समय नहीं है, एक साथ रहने का समय है। आप स्वागत करते हैं इस हाँ, स्वागत करते हैं। जातिवार बैठकों का भी आप स्वागत करें। जातवार कार्यक्रम पार्टियां लगाती हैं, सम्मेलन लगाती हैं पार्टियां। जब जातिवार पार्टियां सम्मेलन करेंगी, एक पार्टी की नहीं बात कर रहा हूं, जब जातिवार पार्टियां सम्मेलन करती हैं, वो गुनाह नहीं है। तो ब्राह्मण विधायक 10 तो साथ में बैठकर चाय पी लिए, चर्चा कर लिए, हंस लिए, बोल लिए, कहां का गुनाह है। गुनाह नहीं है, लेकिन पार्टी ने तो बड़ा सीरियसली ले लिया ना। कोई सीरियसली नहीं लिया। हम भी तो पार्टी, हमें कहां सीरियस है। हम तो स्वागत कर रहे हैं। वही तो कहा पर हमको दिलाइए नोटिस। अगर पार्टी इसको बुरा मानी है तो हमको दिलाइए नोटिस, बाहर कराइए हमको। साहब, जातिवार सम्मेलन होते हैं और यही पार्टियां करती हैं। हमारी पार्टी नहीं करती, अन्य पार्टियां भी करती हैं। तो जातिवार सम्मेलन बंद हो जाएगा तो ये भी बंद हो जाएगा। इसीलिए सनातन कथा करा रहा हूं। ये सनातन की कथा मैं इसीलिए करा रहा हूं, यही सब जो माहौल देख करके मैं सनातन की कथा करा रहा हूं। अब आपको बताना चाहता हूं, मैंने 42 जात चिन्हित किए हैं। दलित समाज से लेकर के अति दलित तक 42 समाज मैंने चिन्हित किए हैं। और आपको आपके माध्यम से, मैं आज तक के माध्यम से पूरे देश के लोगों को एक जानकारी देना चाहता हूं। बताइए। जैसे अयोध्या है, अयोध्या में लगभग देश के हर राजाओं का मंदिर था, ठीक है, और हर समाज का मंदिर था। और जो समाज का मंदिर था, ये मान करके चलिए कि उनका गेस्ट हाउस हुआ करता था, जो समाज के सहयोग से ही बनता था। मैंने 42 ऐसे मंदिर चिन्हित किए हैं जो अन्य अन्य समाज के द्वारा निर्मित किए गए हैं, जातियों बिरादरी, हर जातियों का। ये गेस्ट हाउस होते थे, मैंने उनका सबका निकाला है। तो राजवार तो मैंने नहीं किया, लेकिन मैंने हर समाज का, दलित समाज, केवट समाज, निषाद समाज, कुर्मी समाज, यादव समाज, जाट समाज, गुज्जर समाज, भुइहार समाज, क्षत्रिय समाज, ब्राह्मण समाज, मैंने 42 जातियों के अभी तक निकाला है और भी काम कर रहे हैं। और जो कथा का उद्घाटन है, इन्हीं के महंत करेंगे। ये 42 जातियों के महंत ही करेंगे कथा का उद्घाटन। जो सनातन के लोग हैं, ये सब सनातन से जुड़े हुए लोग हैं, यही करेंगे कथा का उद्घाटन। मैं चाहता हूं कि ये दूरी खत्म होनी चाहिए। राजनीतिक विचारधारा अलग है, राजनीति करिए, आप किसी दिल में रहिए, किसी दल में रहिए, किसी की बात करिए, आपकी पसंद है, नापसंद है, लेकिन समाज में टकराव नहीं होना चाहिए, जाति में टकराव नहीं होना चाहिए। इसीलिए आपको मैं आमंत्रित करता हूं, आप आइए, देखिए। जरूर आएंगे। हाँ, लेकिन आपने सबको आमंत्रित किया, आपने योगी जी को बुलाया है उस कथा में? योगी जी को आमंत्रित किया गया, योगी जी को आमंत्रित किया गया। करण भूषण और प्रतीक दोनों कार्ड दे करके आए। गृह मंत्री जी को आमंत्रित किया गया। और भारतीय जनता पार्टी के जो अपने संपर्क, सबको तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जो भी अपने संपर्क संबंध में थे सबको आमंत्रित किया गया। और मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करना जरूरी था, वो मेरे प्रदेश के मुखिया हैं, और गृह मंत्री जी को आमंत्रित करना जरूरी था। तो आ रहे हैं योगी जी? ये उनका विषय है, ये उनका विषय है। आमंत्रित करना मेरा विषय है, ये उनका निर्णय है। आपने खुद टेलीफोन किया, कोई बातचीत हुई? नहीं, मैंने प्रयास किया था, लेकिन व्यस्तता के कारण संभव नहीं हो पाया। तो उसी के बाद ये लोग गए थे, आमंत्रित किए। उनका एक कल पत्र भी आया है, कोई परसों आया है। लेकिन देखिए, आमंत्रित करना मेरा काम था। अब प्रदेश के मुखिया हैं, कार्यक्रम व्यस्त हो सकते हैं। अगर मूड ठीक हो जाएगा, अच्छा लगेगा तो आ भी सकते हैं। कथा हो रही है, भगवान बुला भी सकते हैं। मूड खराब है क्या? नहीं, मूड नहीं खराब है। देखिए, व्यस्तता होती है, हर आदमी का कार्यक्रम होता है, तो अब हमको तो लगता है आ सकते हैं।
ऐसा मेरे मन को लग रहा है कि आ सकते हैं, लेकिन जब उनका कार्यक्रम आ जाएगा तब मैं बोलूंगा कि हाँ आ रहे हैं। अभी मैंने केवल आमंत्रित किया है, मुझे लगता है आ सकते हैं। योगी जी आ सकते हैं जी। एक और विषय है, अभी हाल में जब ये कोडिन कफ सिरप का विवाद हुआ तो धनंजय सिंह ने ये कहा कि अखिलेश यादव छत्रियों को टारगेट कर रहे हैं। देखिए, अब उन्होंने कहा होगा, लेकिन अखिलेश जी को इस विषय से बचना चाहिए था। बचना चाहिए था। हाँ, व्यक्तिगत हमले से बचना चाहिए था, क्योंकि जब पूछा गया व्यक्तिगत हमले से बचना चाहिए था। कानून व्यवस्था का सवाल उठा सकते थे, लीडर अपोजिशन है, उठा सकते थे, लेकिन किसी व्यक्ति की तरफ इंगित नहीं करना चाहिए था। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं भी क्षत्रिय हूं। भाई देखिए, अखिलेश जी का बयान मैंने पहले सुन रखा था और वो अपने आप को यदुवंशी कहते हैं। तो जब वो स्वयं अपने आप को यदुवंशी कहते हैं तो एक तरीके से कृष्ण या राम की ही संतान कहे माने जाएंगे। मनु से उनका भी शुरू होता है। ये जात व्यवस्था तो अंग्रेजों ने बनाई ना। इसके पहले आप जब जाएंगे, थोड़ा और आगे जाएंगे, थोड़ा आगे बढ़ेंगे, तो कर्म के आधार पर जातियां थी और व्यवसाय के हिसाब से जातियां बनी। लोहे का काम करने वाला लोहार कहा गया, मिट्टी का काम करने वाला कुम्हार कहा गया, सोने का काम करने वाला सुनार कहा गया। तो जो काम जिसका था उस हिसाब से जातियां बनी और जाते जाते अंग्रेजों ने उनकी जो मंशा थी बना करके चले गए। अब आज हम उसी के पीछे लड़ रहे हैं। अब तो वो सारी व्यवस्था टूट चुकी है। अब ब्राह्मण समाज का व्यक्ति भी, क्षत्रिय समाज का व्यक्ति भी कपड़ा धुलाई का काम करता है, तो उसको धोबी नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो मशीन लगाए हुए है। तो ये व्यवस्था नहीं थी। तो अगर अखिलेश जी ने कहा है वो क्षत्रिय हैं तो हम मानते हैं वो क्षत्रिय हैं। तो अच्छी बात है कि हम मानते हैं वो क्षत्रिय हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ब्रजभूषण जी, एक चीज देखा जाता है कि बीजेपी हो या योगी आदित्यनाथ जी हो, ये अखिलेश यादव पर बहुत हमलावर। ठीक है, नेता विपक्ष हैं, उनसे लड़ाई है, लेकिन आप उतने ही नरम रहते हैं। आपकी क्या वजह है कि अखिलेश यादव के प्रति खास नरमी आपकी? राजनीति में मेरे प्रणेता जो है अटल जी थे। राजनीति में मैंने अटल जी को देखा है और कहीं ना कहीं उनकी जो वर्किंग थी उसकी छाप मेरे ऊपर है। मैंने मुलायम सिंह को देखा है, मुलायम सिंह की छाप भी मेरे ऊपर है। राजनाथ सिंह को देखा, कल्याण सिंह को देखा, सबको देखा है, तो सबसे कुछ न कुछ सीखा है। तो इसलिए मैं ये नहीं मानता कि किसी के ऊपर व्यक्तिगत हमला किया जाए। राजनीतिक हमला करिए आप, लेकिन अब परिवार के ऊपर हमला करिए, चरित्र के ऊपर हमला करिए, ये ठीक नहीं है। लेकिन सपा से, या यूं कहें सपा से आपकी एक खास ट्यूनिंग भी है? फिलहाल तो मेरी कोई ट्यूनिंग नहीं है। फिलहाल मेरी कोई ट्यूनिंग नहीं है। ये आप लोग गलत कह रहे हैं, मेरी कोई ट्यूनिंग नहीं है। मैंने सपा, हमारे ऊपर जब हमला हुआ तो समाजवादी पार्टी ने एक भी शब्द नहीं बोला हमारे खिलाफ, और मुझे पता चला है कि एकाध सज्जन ने बोला तो अखिलेश जी ने बुला करके कहा कि इसमें तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। तो मैं उस एहसान को मानता हूं और मानूंगा। नहीं तो ये रिश्ता क्या है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? कि भाई अब बीजेपी में सब पर इस रिश्ते का क्या नाम दिया जाए? इस रिश्ते पर क्या नाम दिया जाए?
और ये हमले तो अब ये 10 साल 15 साल की राजनीति में व्यक्तिगत जीवन पर शुरू हुए हैं ना। व्यक्तिगत जीवन पर अटल जी के जीवन पर किसी ने हमला किया? चंद्रशेखर जी के जीवन पर किसी ने हमला किया? मुलायम सिंह के जीवन में किसी ने हमला किया? कल्याण सिंह जी पर किसी ने किया? ये हमले कहां होते थे? ये व्यक्तिगत हमले बंद होने चाहिए। आप अपना नीतिगत जो भी है वो करिए, लेकिन ये व्यक्तिगत हमले, परिवार पर हमले, चरित्र पर हमले, ये शोभा नहीं देते हैं। अगर कोई गलत करेगा तो कानून अपना काम करेगा, लेकिन इसलिए मैं अखिलेश का ऑन कैमरा कह रहा हूं, मैं उस एहसान को नहीं भूलूंगा। आप जब बुरे दौर हाँ, उस समय जब मैं बुरे दौर से गुजर रहा था तो उस समय अखिलेश जी ने हमारे खिलाफ कुछ नहीं बोला, मायावती ने भी नहीं बोला, नीतीश ने नहीं बोला, लालू की पार्टी ने नहीं बोला, बाकी देश की हर पार्टियों ने बोला। ये एहसान आप याद रखेंगे? बिल्कुल याद रखेंगे। जो व्यक्ति एहसान नहीं याद रखता है उसको नर्क में जगह नहीं मिलती है। जो व्यक्ति किसी का एहसान भूल जाता है उसको नर्क में भी जगह नहीं मिलती है। इसीलिए कहा गया है एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। लेकिन आपके निशाने पे अखिलेश भले ना हो, राहुल गांधी खूब है। नहीं, राहुल गांधी भी नहीं है, आप करवाते हैं। अब सब चीज के हाँ, लिए हाँ, आप पूछ रहे हैं। हाँ, तो भाई आप जवाब आप पूछ दे रहे हैं, अब जवाब मुझे देना पड़ेगा। मैं राजनीतिक हमला उनके ऊपर बिल्कुल नहीं न कर रहा हूं, न करना चाहता हूं। 1 मिनट के लिए मुझे मान लीजिए कि मैं भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति नहीं हूं, मैं एक केवल नागरिक हूं। मुझको भारतीय जनता पार्टी मेरे आगे से हटा दीजिए और मुझको आम ब्रजभूषण सिंह मान करके चलिए। आम आदमी होने के नाते मुझे तकलीफ होती है जब सेना पर सवाल उठाते हैं। आम आदमी होने के नाते ऐसे मुद्दे उठाते हैं जो पाकिस्तान में पसंद किए जाते हैं। आम आदमी होने के नाते मुझे तकलीफ होती है जब वो हिंदू सनातन धर्म का विरोध करते हैं। इस देश में आप हिंदुओं को गाली देकर के राजनीति नहीं कर सकते हैं। इस देश में अगर आपको राजनीति करना है तो आप सबको लेकर के चलिए, लेकिन आप सबको लेकर के चलें और हिंदुओं को गाली दें तो कम से कम इस देश में संभव नहीं है। जबकि ये हिंदू राष्ट्र नहीं है, लेकिन इस देश में संभव नहीं है। और राहुल जी मतलब भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगते हैं। और हम उनकी निंदा नहीं कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, अपने सलाहकार बदल दो। ये तुम्हारे सलाहकार तुमको गर्त में ले जाएंगे। मुझे पीड़ा है कि लीडर अपोजिशन ऐसा होना चाहिए कि उसकी एक बात निकले और पूरे देश में जाए। हमारे यहां सशक्त विपक्ष की कल्पना की गई है। अभी पर्यावरण पर मैंने बोला है थोड़ा सा, पराली पर पर्यावरण का मुद्दा आया और उन्हीं की तरफ से नोटिस थी। और पर्यावरण इतना बड़ा मुद्दा है कि आज जहाज नहीं चल पा रहे हैं, गाड़ियां लड़ रही हैं, पैर टूट रहे हैं, लोग सामूहिक मर रहे हैं। ये प्रकृति द्वारा दिया हुआ ये मुद्दा नहीं है, ये मानव निर्मित मुद्दा है। आप 1000 फुट के ऊपर जब चलिए, मैं कभी कभी चलता हूं तो मैं देखता हूं कि 1000-1500 के बाद लगभग 1000 फुट तक ऐसी लेयर बनी हुई है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कैसी लेयर बनी हुई है। अब इतना अहम मुद्दा जो आम आदमी की जिंदगी खा रहा है, 10 साल की गाड़ियां चलने नहीं दे रहे हैं, 15 साल की गाड़ियां चलने नहीं दे रहे हैं, और 1 एकड़ खेत की पराली में इतना धुआं होता है। मेरा मानना है, मेरे पास कोई ऐसा पैमाना नहीं है, लेकिन जो मैंने अपने आंख से जलते हुए देखा
कि हमको लगता है कि एक साल में एक भट्ठा जितना वायु प्रदूषण खराब करता है उतना 1 एकड़ की पराली खराब करती है। और ऐसा लगता है देश में कानून का राज है ही नहीं है, इसके लिए कोई कानून है ही नहीं है। मैंने देखा सब कानून है, तो सब कानून होने के बाद ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? अब इस विषय की चर्चा को छोड़कर भाग गए 5 दिन पहले। उनको जम करके इस पर बोलना चाहिए था, सरकार से कहना चाहिए था कि सरकार ऐसे उपकरण किसानों को उपलब्ध करावे। नहीं, लेकिन आप सरकार घर दे सकती है, सरकार बिजली दे सकती है, सरकार मीटर दे सकती है, सरकार अनाज दे सकती है, तो सरकार ऐसे किसानों को उपकरण क्यों नहीं दे सकती? किसानों को समझा क्यों नहीं सकती? पर्यावरण का मुद्दा आप उठा नहीं, रहे हैं। हमारा ये कहने का मतलब है जो पहले विषय पूरा होना है, राहुल जी एक भी मुद्दा ऐसे नहीं उठाते हैं जो आम आदमी से जुड़ा हुआ हो। आम आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा राहुल जी भी उठाए और अखिलेश जी भी उठाए। समस्याएं बहुत हैं, ऐसा नहीं है कि समस्याएं नहीं है, लेकिन आम आदमी की समस्या नहीं उठा रहे हैं लोग। नहीं, तो आपने कहा कि मैं कहता हूं कि वो अपने सलाहकार बदल दें। हाँ, तो कौन है सलाहकार जो उनको इस तरह की सलाह दे रहे हैं, और आपको लग रहा है कि वो आम आदमी से? हम भैया, हमारे पास लिस्ट नहीं है कि उनका कौन सलाहकार है, लेकिन हमको लगता है कि 62 में जो नारा लगा रहे थे हमारे देश के खिलाफ वामपंथी, वही उनके सलाहकार इस समय है। जो मूल कांग्रेसी है उनका सलाहकार नहीं है। मूल कांग्रेसी जो है, जो हमारी मिट्टी में पला हो, हमारी मिट्टी की विचारधारा, वो सब उनका सलाहकार नहीं है। वामपंथियों से घिर गए, वामपंथियों से घिर गए, नहीं तो वो ऐसे मुद्दे ना उठाते। अब जैसे उन्होंने एक मुद्दा उठाया कि हमारे इतने जहाज गिर गए, राफेल। हाँ भाई, आपको क्या मिल गया? आपको क्या मिल गया? आपको खुशी हुई? हमारे इतने सैनिक मर गए तो आपको क्या मिल गया? तो आप ऐसी ही बात कहोगे जो पाकिस्तान को अच्छा लगे? उनके बयान देख लीजिए, और उसका खामियाजा ये लोग भोग रहे हैं। अभी बिहार के चुनाव में क्या हुआ? मोदी जी के मां पर चले गए। जाना चाहिए, मां पर जाना चाहिए, व्यक्तिगत जीवन पर जाना चाहिए। देख लिए, सजा भोग रहे हैं। हरियाणा में क्या हुआ? सरकार बना रहे थे, क्या हुआ? क्योंकि ये वहीं जा जाएंगे। तो एक बिल्कुल साफ बात है, एक लाइन की बात है कि इस देश में आप राजनीति कर सकते हैं, लेकिन हिंदू समाज को गाली दे करके, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करके, इनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा करके आप राजनीति नहीं कर सकते। तो मेरी सलाह है, अगर आप पहुंचा सकें, पहुंच जाएगा। हाँ, तो गंभीरता से मेरी बात पर विचार करें। मैं भारतीय जनता पार्टी का सांसद रहा हूं, इस नाते ना विचार करें, एक आम नागरिक के नाते कह रहा हूं कि अपने मुद्दे चेंज करें। मुद्दे बहुत हैं, ऐसा नहीं कि मुद्दे नहीं है, मुद्दे बहुत हैं, बहुत मुद्दे हैं। लेकिन अभी बांग्लादेश में जिस तरीके की चीजें हुई, प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, तो आपको लगता है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में भी एक अंतर है? ट्वीट करना अलग बात है, ट्वीट किया, अच्छा किया, ट्वीट किया, स्वागत योग्य कदम है। लेकिन अब बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो गलत है, और कोई आज से तो हो नहीं रहा है। सरकार उस पर गंभीर है। हमारे और आपके बड़बोलेपन से कुछ होने वाला नहीं है, वो तो सरकार ही कर सकती है। अब उसको लेकर के हम यहां का माहौल क्यों खराब करते हैं? अगर यहां बड़बोलेपन से अगर बांग्लादेश में सुधार हो जाए, यहां कोई काट रहा है, कोई मार रहा है टीवी के माध्यम से, और फिजिकली कह दिया जाएगा तो नहीं जाएंगे, तो इससे यहां का माहौल क्यों खराब किया जा रहा है, और यहां से जोड़ करके क्यों देखा जा रहा है? तो यहां माहौल खराब करने वाले कौन है? वही लोग हैं। तमाम नए नए पैदा हो गए हैं जो केवल सुरक्षा मिल जाए इसे उठपटांग बयान देते रहते हैं। इस देश में मैंने बहुत पहले कहा था, मैं चूंकि छोटा आदमी हूं, मेरी बात कोई नहीं मानेगा। अब जिस समय राज ठाकरे साहब, मैं आ रहा था, जिस समय राज ठाकरे साहब उत्तर भारतीय मजदूरों की, विद्यार्थियों की पिटाई करते थे,
उस समय कांग्रेस सरकार ने उन्हें पूरी सुरक्षा दे रखी थी। मेरा कहना है, राज ठाकरे को लेकर के नहीं, मेरा कहना है कि अगर हम या कोई भी व्यक्ति के बयान से समाज में, राष्ट्र में, दो जातियों के बीच, दो संप्रदायों के बीच बयान से अगर तनाव पैदा होता है तो ऐसे व्यक्ति को कम से कम एक कानून सरकार को बनाना चाहिए कि इनको कभी सुरक्षा नहीं दी जाएगी। अभी ये बयान बंद हो जाए, अभी ये बयान बंद हो जाए। कुछ लोग तो बयान देते ही इसीलिए है सुरक्षा मिले कि मुझे सुरक्षा मिल जाए। अब बयान देते हो तो खतरा क्यों महसूस करते हो, फिर सिक्योरिटी क्यों मांगते हो? बयान दियो, झेलो। लेकिन मुझे लगता है कि शायद आप ही ऐसे थे जो बीजेपी से राज ठाकरे के कुछ संबंध मधुर होने के बावजूद भी आपने मुद्दा नहीं मेरा छोड़ा कोई था। और ये मेरा संकल्प 2008 का था। ये मेरा संकल्प 2008 का था। आपने आने नहीं दिया उनको अयोध्या? नहीं, पहले भेंट नहीं हुई। मेरा ये था कि कभी भेंट होगी तो मैं इनसे पूछूंगा जरूर। ये जोर गरीबों पर क्यों दिखाते हो, कमजोरों पर क्यों दिखाते हो, और जरूरत क्या है, इससे फायदा क्या होने वाला है? अब आप देखिए, राजनीति में हाशिए पर हो गई। राजनीति के लिए आप थोड़े दिन के लिए आपको शोहरत मिल जाएगी, थोड़े दिन के लिए आपके भाषण में ताली बज जाएगी। अब जैसे राहुल गांधी जी जब कहते हैं चोर, वोट चोर, तो ताली बज जाती है। तो ताली बज गई तो बिहार में जेब खाली हो गई, हरियाणा में जेब खाली हो गई। आप ताली बजवाओ। अब आते हैं आपके सबसे, जो कह सकते हैं जिनको कि आप हमेशा अपने निशाने पर लेते रहे, वो बाबा रामदेव। कोई मौका आप शायद नहीं छोड़ते जब आप उनके प्रोडक्ट को आप निशाने पर नहीं देखिए, लेते। जो हमने सवाल उठाया था वो तो कोर्ट ने भी उठा दिया। कौन सा? आप ही के माध्यम से सुना है। कोर्ट ने कई जुर्माना लगाया, कई फटकार लगाया, और उनका नाम इसलिए आया, एक उनके एक शिष्य हैं, उन्होंने खुद पंगा लिया था मुझसे, हमने नहीं लिया था। एक क्रम में निकल गया था कि मैं गांव वालों को समझा रहा था कि भाई आप अपना दूध पैदा करो, अपना घी पैदा करो। ये बड़े शर्म की बात है कि हम रहते गांव में हैं और सब्जी बाजार से लाते हैं। हम मूली भी बाजार से लाते हैं, मिर्चा भी बाजार से लाते हैं, पुदीना होता ही नहीं है। तो भैया आप अगर गांव से जुड़े हो, खेत से जुड़े हो, तो अपना दूध पैदा करो, अपना घी खाओ, और नहीं तो रामदेव का घी खाने से आप स्वस्थ नहीं होंगे। अब उसी को उनके चेले ने ले लिया और फिर मुझको फोन किया। मैंने बताया कि मैं संतों की इज्जत करता हूं, एक क्रम में निकल गया था। वो रामदेव आप नहीं है, रामदेव बनिया मेरे गांव में है, आपको मिलवा भी सकता है। हमने कहा वो भी काम करता है, तो हमने कहा वो रामदेव बनिया मेरे गांव का है, उसके लिए निकला था। तो हम नरम पड़ गए, तो वो मेरे ऊपर चढ़ गए। सोचा बड़ा डरपोक नेता मिला है कोई, तो चढ़ गए, तो फिर लोहा तो बजेगा, तो बच गया। तो भाई मैंने, देखिए, मैं जैसे रामदेव, ठीक है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, इस समय सरसों का भाव क्या है? 65 रुपया। 1 किलो तेल निकालने में 3.5 किलो सरसों लगती है। अगर वही तेल कोल्हू पर निकाला जाए, बैल के कोल्हू पर निकाला जाए, तो 4 किलो लगेगा, क्योंकि उसमें 20% तेल उसके खली में रह जाता है। तो अब जब 225 रुपए की सरसों में 1 किलो तेल बनता है, कड़ुआ तेल, तो 130 रुपए में कैसे बेच रहे हैं? 180 में कैसे बेच रहे हैं? तो सारी कंपनियां बेच रही हैं। तो बेचे, हमको क्या मतलब। लेकिन हम अपने आप से कहते हैं, जो मेरी बात माने उनसे कहते हैं कि आप खुद सोचो कि जब वही काम आप करते हो, अपना सरसों ले जाकर के अपने सामने तेल निकलवाते हो, तो आपका तेल 225 रुपए में पड़ता है, और वही कंपनियां 130 में बेच रही हैं, 180 तक बेच रही हैं, बड़े बड़े ब्रांडेड बेच रहे हैं। तो वो कैसे बेच रहे हैं? उसके बाद पैकिंग का है, ट्रांसपोर्ट का है, विज्ञापन का है, स्टाफ है, कैसे बेच रहे हैं? हम उनसे कुछ नहीं कहना चाहते हैं, जो खरीद रहे हैं हम उनसे कह रहे हैं, भाई आप सोचो। तो हमने चर्चा की, चर्चा निकल गई।
तो एक फैक्ट्री है मेरे इलाके में कहीं आसपास, सबसे बड़ी, उसके कुछ कर्मचारी हमसे मिले, उनकी सिलकुट घट गई, तो उन्होंने किसी को भेजा मेरे पास। तो मैंने उनसे यही सवाल किया, हमने कहा बताओ भाई कि बनता कैसे है। तो उसमें कुछ सब उनके शुभचिंतक नहीं थे, उन्होंने बताया इसमें हम 7% कर्ण पेरते हैं। अच्छा, मैं आपके माध्यम से पूरे देश को सतर्क कर रहा हूं, 60% कर्ण, ये धान की भूसी और कर्ण, इसको फेंक दिया जाता है, 60% उसको पेरते हैं और 40% सरसों का तेल पेरते हैं। वो सरसों तेल में आता है, तेल में आता है, वो तेल में मिला दिया जाता है और केमिकल बन जाता है। तो धान की भूसी पेरते हैं, 40% असली तेल है, 60% नकली तेल है, और उसके बाद केमिकल है। ये केमिकल कहां से आ रहे हैं? ऐसे ऐसे केमिकल आ रहे हैं कि 1 लीटर दूध से 12 लीटर दूध बन रहा है। ये आ कहां से रहे हैं? अब भाई सुने कोई ना सुने, हमारे मन में जो आता है, समझ में आता है, मैं बोलता वो हूं। तो ठीक है, मैं अपने दोस्तों के लिए बोलता हूं। देखिए, मेरा कहना मान करके, मैं जानता हूं कि मेरे बहुत से समर्थक ऐसे हैं जो मेरी बात मानते हैं और जो हम कहते हैं उस पर ध्यान देते हैं। नहीं, ये तो तो जनजागरण मैं तो वाली अपने बात लिए, है। हाँ, तो हम बोलेंगे। ये तो जनजागरण वाली बात हुई, लेकिन जब बाबा रामदेव का आप नाम लेते हैं, उनके प्रोडक्ट का नाम लेते हैं, नहीं, तो लगता है रामदेव, जैसे कि रामदेव उसके सम्राट है। अच्छा, हाँ, रामदेव इसके सम्राट है। शुरुआत उन्होंने की, अब नाम उनका था, उनका घी खराब था, मैंने बोला कोई गलत नहीं, उनका वो साबित करेंगे उनका घी अच्छा था। जो अच्छा कर रहे हैं वो अच्छा करें, हमारा कोई उनका व्यक्तिगत नहीं है। लेकिन उस समय रामदेव का बड़ा नाम था, घी ज्यादा बिकता था, तो मुंह से निकल गया। कोई रामदेव से हमारी दुश्मनी थोड़ा है। कभी अब तो मुलाकात हुई कि नहीं? तमाम रामदेव पैदा हो गए, तमाम रामदेव। आपकी कोई मुलाकात हुई उनसे? मुलाकात होती है, मुलाकात होती है, हमारे अच्छे संबंध है, संत के नाते हम उनको प्रणाम भी करते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन कोई व्यक्तिगत नहीं है। एक बड़ी चर्चा होती है आपके शौक की। अभी हाल में सबसे महंगा घोड़ा आपने बताया कि इतना महंगा घोड़ा। देखिए, मैं बचपन से ही घोड़े पर चढ़ता हूँ। एक समय ऐसा था कि मैं 5 घंटे लगातार घोड़े की पीठ पर रहता था। मैं फैजाबाद, माने आज की अयोध्या जो है, फैजाबाद घोड़े से जाता था, घोड़े से आता था। आपस में शादी ब्याह का जो निमंत्रण होता है, मैं घोड़े से जाकर करता था। तो घोड़े का शौक हमको भी है, हमारे परिवार को पहले भी था। और ये जिस घोड़े की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम था कि ये इतनी कीमत का है, और ना मैं दावा कर सकता हूं कि इतनी कीमत का है। जो आदमी लेकर के आया था, उससे मैंने पूछा इसकी कीमत क्या है, उसने कहा 1.5 करोड़। हमने कहा हम तो पागल हो जाएंगे, और घोड़े तो 4-4 करोड़ 5-5 करोड़ के आ रहे हैं। तभी जिन्होंने दिया भाई वो जाने, और वो घोड़ा है। हेलीकॉप्टर का भी शौक है? 2-2 हेलीकॉप्टर आपके? जरूरत है, जरूरत है, शौक नहीं, जरूरत है। मैं 10-20 जिले के अंदर किसी के सुख में ना पहुंच पाऊं, दुख में जरूर पहुंचता हूं। और फिर शाम को गाय का गुड़ भी खिलाना है, घोड़े को भी खिलाना है, और मेरा नियम है कि मैं शाम 6 बजे अपने घर में चला जाऊं। तो उसके लिए जरूरत है, तो व्यवस्था कर रखी है। हेलीकॉप्टर आपकी जरूरत है? हाँ, जरूरत है, मेरी जरूरत है। हम अपने लिए थोड़े चलते हैं, हम अपने लिए थोड़े चलते नहीं, हैं। आप बिरले हम ऐसे तो नेता लोगों हैं के लिए नहीं, हम जो अपने लिए नहीं चलते हैं। हाँ, मैं अपने लिए नहीं चलता हूं, मैं अपने लोगों के लिए चलता हूं, मैं अपने लिए नहीं चलता हूं। अब देवरिया जाना है, फिर बलरामपुर भी आना है, कैसे संभव है? मैं हेलीकॉप्टर भी अपने लिए नहीं रखा हूं, अपने लोगों के लिए रखा हूं। आज आप सांसद भी नहीं हैं, विधायक भी नहीं है, विधायक तो आप कभी रहे भी नहीं, आप मंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन आपको हेलीकॉप्टर की इतनी जरूरत कैसे पड़ती है? या तो आप इतने पॉपुलर हैं कि भाई आपको हर जगह हेलीकॉप्टर से जाना है, अब या फिर हर जगह नहीं। देखिए क्या है, हर जगह नहीं आप जा सकते हैं, वैसे मौसम साथ नहीं देता है। नहीं, मैं एक रोज के लिए भी खाली नहीं हूं, मैं 1 घंटे के लिए खाली नहीं हूं। रोज कोई ना कोई मेरा प्रोग्राम मांगता है, और कम से कम मान करके 4-6 प्रांत। आपको कुछ दिन के लिए मेरे पास आदमी अपना छोड़ दीजिए, मैं उसको खाना पीना खिलाऊंगा। आप देखिए कितने लोग बाहर से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, झारखंड से, बिहार से, पूरे यूपी से,
नेताजी मेरे यहाँ आ जाइए, मेरा स्कूल का कार्यक्रम है, मेरे बच्चों के साथ जरा बैठ जाइए, बच्चे मिलना चाहते हैं। अब आप ये मान करके चलिए अभिषेक जी कि 5-7 जिले से लोग, यहाँ एटा तक से, इटावा से और पश्चिम से 3-3 बजे 2-2 बजे रात में लड़के चलते हैं, परिवार चलता है कि सुबह कैसे आना हुआ भैया, कुछ नहीं, हमारा बेटा आपसे मिलना चाहता था, हम फोटो खिंचाना है, अब क्या करें। 4 जिले से केक लेकर सवेरे पहुंच जाते, मेरा जन्मदिन है, केक काट दीजिए। तो अब हम क्या करें उसमें। अगर मुझको लोग झारखंड में बुला रहे हैं, बिहार में बुला रहे हैं, मध्य प्रदेश में से बुलाते हैं, अभी 29 तारीख को मैं एक कार्यक्रम करने जा रहा हूं, आप विश्वास करेंगे एक महामहिम का फोन आया, राज्यपाल का, हाँ एक महामहिम का फोन आया कि भाई इस स्कूल में कार्यक्रम दे दीजिए, इस लड़के की बड़ी इच्छा है, क्योंकि मुस्लिम समाज का है, जिसका स्कूल है मुस्लिम समाज का है प्रबंधक। तो किसी महामहिम का फोन आया कि इस लड़के के यहाँ कार्यक्रम दे दीजिए। अब जा रहा हूं 29 को करूंगा। इसीलिए तो आप कहते हैं दबदबा है, था रहेगा। अब इसमें दबदबा क्या बात है। अभी आप जब बिहार चुनाव में थे तो आपके हेलीकॉप्टर को इमरजेंसी लैंडिंग भी करनी पड़ी थी जी, खेत जी, जी। में, और बाद में आपने एक बच्ची को बताया भी था, क्या था? जब मैं क्या हुआ कि हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पा रहा था और कार्यक्रम करना जरूरी था, तो मैं बाई रोड निकला और ये बोला कि अगर मौसम साफ हो जाए तो हेलीकॉप्टर लेकर के आ जाइएगा, क्योंकि वहां से एक सभा और करनी है। तो जब मैं निकल रहा था तो अब पता नहीं क्या है, 100-200-400 लोग माला लेकर पहुंच जाते हैं और फिर फोटो खिंचाते हैं। तो एक मुस्लिम लड़की अपनी मां से कर रही थी कि इनके साथ मुझे फोटो खिंचाना है। तो किसी ने बताया कि वो लड़की जो है अपने मां से झगड़ रही है कि फोटो खिंचाना है, और मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता, परिवार पढ़ा लिखा था। तो मैंने देखा कि मैंने अपने आंख से देखा, तो मैंने इशारा किया और वो बच्ची आई और जो ट्राली ले जाने के लिए सामान होता है उस पर खड़ी होकर के फोटो खिंचाई। और जो दृश्य मैंने, जो खुशी उस मां की आंखों में देखा और जो खुशी उस बच्ची की आंखों में मैंने देखा, आज तक मुझे याद है। तो जब मेरा हेलीकॉप्टर लैंडिंग करानी पड़ी तो उसी समय जैसे गांव के लोग आ गए तो देवी जी का नारा लगा रहे थे, नंदनी माता का नारा लगा रहे थे, सबका नारा लगा रहे थे, हनुमान जी का नारा लगा रहे थे। अब सोचो नंदनी का माता का नारा वहां गांव में लगाने लगे लोग, नंदनी माता की जय हो। तो मैं अपने आपस के लोगों, ये सब चल रहा था, तो उसी समय एक दृश्य मेरे मन में आया कि उस बच्ची की भी दुआ है। आपको लगा ये बात? हाँ, लगा कि उस बच्ची की भी दुआ है, क्योंकि चलते समय हम उसका वो चेहरा मुझे याद है, और जो भाव उस माँ का था और जो भाव उस बच्ची का था, तो हमने कहा उस बच्ची की भी दुआ है, भगवान की तो है लेकिन उस बच्ची की भी दुआ है। तो दुआ तो सबकी होती है। लेकिन आप ऐसे नेता हैं जो हिंदुत्ववादी भी कहे जाते हैं, सनातनी भी अपने को कहते हैं, राम मंदिर से भी आप जुड़े रहे, सब कुछ रहा, लेकिन मुसलमानों को लेकर के आपका नजरिया दूसरे नेताओं से अलग है, ऐसा क्यों है? आप भाजपा में रहते हुए, उसी संघ परिवार के लोगों के बीच रहते हुए, आपका नजरिया, आपको लगता नहीं आप अलग हैं थोड़ा? आप हमेशा उनकी अच्छी बात। एक तो मैं जो परिणाम देखता हूँ 47 में क्या हुआ है, जिन्ना और नेहरू, गांधी, जो भी उस समय जिम्मेदार थे लोग, तो बंटवारा हुआ और हिंदू मुसलमान के नाम पर हुआ, विभाजन हुआ, 2 देश बने, आज 3 देश बन गया। परिणाम क्या निकला? क्या निकला? तो एक तो उस नाते इसका कोई रास्ता नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, देश के किसी नेता के पास ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि इस देश से मुसलमानों को कहीं शिफ्ट कर दिया जाए।
और किसी मुसलमान नेता के पास ये फार्मूला नहीं है कि इस देश से हिंदुओं को कहां शिफ्ट कर दिया जाए। तो एक तो सिफ्टी सिफ्टा हुआ, मौतें हुई, घर उजड़े, लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकला। आज वही का वही दृश्य है जो पहले था, वही है। एक ये, और दूसरा इसमें 85% वो लोग हैं जो समय ने उनको हिंदू से मुसलमान बनाया है। समय ने, वक्त ने, समाज ने उनको हिंदू से मुसलमान बनाया। थोड़ा समय ले रहा हूं। एक मेरे गांव, बगल के गांव में है त्योरासी, एक जगह है परसपुर में। त्योरासी में एक जमींदार साहब थे। वो बेगम हजरत महल का शासन चल रहा था, लगान नहीं दे पा रहे थे। सिपाही आए, उनके एक बच्चे को भटका करके लेकर के चले गए लखनऊ, और वो तालीम लेने लगा, वहां रहने लगा। अचानक कोई व्यापारी जाता है, उस बच्चे को पहचान लेता है और उसको भगा लाता है। भगा करके लाता है और फिर गांव में पंचायत बैठ जाती है कि अब इसको घर के अंदर प्रवेश कैसे करने दिया जाए। नतीजा ये निकलता है, पाही कास्ट थी उनकी, कटेला एक जगह है, पाही कास्ट थी। तो उस बच्चे को भेजा गया, छोटे से बच्चे को। तो बच्चा कैसे जाए अकेले, तो माँ को भेजा गया। अब माँ वहां रहती थी तो बाप को भी जाना पड़ता था। 3 गांव उसी से हैं, एक कन्वर्जन से 3 गांव है। ये मीर बांकी ने जब हमला किया, तो एक खुरासा एक जगह है, खुरासा भी शायद खुरासान से लिया गया, क्या उस जगह पहले क्या नाम था, मेरे पास इतिहास नहीं है। तो वहां एक बड़ा परिवार था शाही ब्राह्मण का। किस परिस्थिति में कन्वर्जन हुआ, वो हमारे मित्र थे। पहली घोड़ी उन्होंने हमको दी थी, सैया प्रधान मतलब साई ब्राह्मण थे। अब आज उनका 500 आदमी का परिवार है, 1000 आदमी का परिवार है, मुसलमान है। यही बगल में एक गांव है, बहुत बड़ा गांव है मुसलमानों का, वो हम लोगों के पटीदार है। तो मैं उस पीड़ा को देख रहा हूं ना, तो 4 पीढ़ी, 5 पीढ़ी, 6 पीढ़ी पहले अब क्या परिस्थिति थी उस समय की। उनकी गलती थी कि समाज की गलती थी। काला बादल का नाम आपने सुना होगा, बंगाल वाला ब्राह्मण था, सबसे ज्यादा कन्वर्जन उसने कराया। क्या दोष था उसका, मुस्लिम लड़की से शादी करना चाहता था। हमारे धर्म गुरुओं के पास पहुंचा कि ऑप्शन दीजिए, इन्होंने इनकार कर दिया। जाकर के उसने शादी की, इस्लाम स्वीकार कर लिया, बंगाल से लेकर के और बनारस तक मारा। कितना मारा, जितना औरंगजेब ने नहीं कन्वर्जन कराया उतना वो कराया। हरि सिंह के साथ क्या हुआ। तो ये सब चीजें हैं। तो भैया, मैं मेरे माध्यम से जो भी मेरी बात को सुन रहे हैं, जो मुसलमान मतलब मजबूरी में छोड़े हैं, मैं उनको उसी नजर से देखता हूं, ये कभी हमारे भाई थे, और उसी नजर से देखता रहूंगा कि हमारे भाई थे। यही सोच पैदा करने की आवश्यकता है। यही सोच अगर पैदा कर लेंगे तो दूरी कम हो जाएगी। बहुत सारे लोग तो घर वापसी का अभियान चला रहे हैं। घर वापसी का देखिए इतना आसान नहीं है। तो घर वापसी छोड़िए, वो जहां है वो रहा है, उसमें दबाव डालने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन यही क्या कम है कि कभी आप के बाबा और हमारे बाबा भाई थे, हमारा आपका खून का रिश्ता है, इसमें क्या दिक्कत है। आज नहीं तो कल जाना पड़ेगा। अब मैं भैया खुलेआम कह रहा हूं, जिसको सजा देना हो मुझे सजा दे दे। मैं किसी कन्वर्टेड हिंदू को देखता हूं तो मुझे लगता है कि ये मेरे बाबा का मित्र है, और ऐलानिया कह रहा हूं, और मैं इस भाव को नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। हाँ, वो गलत करेगा तो बोलूंगा गलत कर रहा है, जो गलत करेगा वो गलत करेगा, लेकिन इस नाते कि वो मुस्लिम धर्म में रहता है हम नहीं विरोध कर सकते। लेकिन बाबा को क्या कहेंगे, बाबा थे, वो भी हमारे बाबा थे। कौन बाबा की बात कर रहे हैं आप? हम तो योगी बाबा की। नहीं, वो हमारा विषय नहीं, बहुत छोटे आदमी, वो प्रदेश चला रहे हैं, उनकी कुछ होगा, हम अपनी बात कर रहे हैं। नहीं, अभी कुछ दिन पहले कुछ आपके वायरल बयान थे, मैं जरा उसको बता देता हूं। आपने कहा था कि
विधायक अब डीएम के पैर छूते हैं, मेरे फोन का कोई मतलब नहीं है, आपको लग रहा है अरे किसी संदर्भ में निकल गया, किसी संदर्भ में निकल गया। हाँ, उस बात पर आज भी कायम हूं। आप लखनऊ में पता लगा लीजिए कि कितने विधायक जाते हैं, कुछ सजातीय होने के नाते, कुछ उम्र में बड़े होने के नाते, कुछ काम निकलवाने के नाते अपना पैर छूते हैं। अब सजातीय अधिकारी कोई मिल जाता है तो पैर छू लेते हैं। लगता है बहुत सॉफ्ट अब धीरे धीरे हो नहीं, गए सॉफ्ट हैं। नहीं, वो क्या किसी गाली दे? सॉफ्ट नहीं, हम तो सच से बोल रहे हैं। बता तो दिया मुसलमानों से प्यार करते हैं, कन्वर्टेड मुसलमानों से प्यार करते हैं। क्या अब इससे कड़ा क्या बोले? अब वो गलत करेंगे तो बोलेंगे उनके खिलाफ। एक और चीज बताइए कि अभी राम मंदिर का दोबारा से पूरी मंदिर का उद्घाटन हुआ, इसके पहले भी हुआ, आप वहां दिखाई नहीं दिया। नहीं, हमारा न्योता नहीं आया। मुझे बहुत दुख है कि पहली बार मेरा न्योता नहीं आया, तो दूसरी बार आया, मैंने मना कर दिया। पहली बार आपको बुलाया नहीं गया? नहीं बुलाया गया, जबकि मैं उस 40 लोगों में से एक हूं। और राम मंदिर के लिए 1 महीना पूर्व, 2 महीना पूर्व मुलायम सिंह जी ने मुझे बंद करा दिया था। और मुझे अपने बुलाए जाने का दुख नहीं है कि हमको नहीं बुलाया गया। मेरे गोंडा का, मेरे बहराइच का, मेरे बस्ती का, मेरे गोरखपुर का, मेरे देवरिया का, मेरे आजमगढ़ का, मेरे जो भी आप देख रहे हैं, एक भी व्यक्ति को नहीं बुलाया गया। तो दूसरी बार आया निमंत्रण? आया था, एक बार निमंत्रण आया था, मैंने हाथ जोड़ लिया। तो आपको ये लगा नहीं कि जो लोग मंदिर मूवमेंट से जुड़े थे, आप थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे, उन लोगों को बुलाया नहीं गया, तो इसके पीछे कौन लोग थे? आखिर क्यों नहीं उनको बुलाया गया? मैं ये जानता हूं कि हम लोगों को नहीं बुलाया गया। जो लोग आप देख रहे होंगे उन्हीं को हुआ। इसको लेकर के फिर नहीं, किसमें क्या शिकायत, क्या किससे क्या शिकायत? हम तो खुद मंदिर बनाए हुए हैं, राम जी सब जगह है, तो उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, दुख तो हुआ होगा ना कि आप लोग इतने लंबे समय तक रहे, आंदोलन दुखी होने से फायदा क्या है? हम इतना कहना चाहते हैं कि नहीं बुलाया गया किसी भी कार सेवक को। जो ओरिजिनल कार सेवक थे, ओरिजिनल कुछ गए भी होंगे, लेकिन जिस समय हम जेल में बंद थे उस समय बहराइच के लगभग 700 लोग मेरे साथ बंद थे। ऐसे हर जेलों में कहीं 700, कहीं 500, कहीं 600, और सबने सहयोग किया है, किसी न किसी रूप में सबने सहयोग किया है, जिसकी जो औकात थी सबने सहयोग किया है। लेकिन नहीं बुलाया गया तो नहीं जा सकते ना। तो आपने मना भी तो किया ना अगली बार? मना कर दिया। अभी हाल में जो था, जो मना कर दिया। राम घर घर में है, दिल में है। ये देखिए, राम पहने हैं, हनुमान सब बजे हैं, क्या उसमें वो है? ऐड़ी ऐड़ न छाड़िए जहले ऐड़ बिकाए, ऐड़ी ऐड़ न छाड़िए जहले ऐड़ बिकाए, बिना ऐड़ के चारवा घास लतेरी खाए। मैं अपने स्वाभिमान को के साथ कभी समझौता नहीं करूंगा। जो गलती किए हैं, जब तक जिंदा रहूंगा तब तक उसको बताऊंगा कि आपने गलत किया है। तो ये आप बताते भी रहेंगे? बता तो रहे हैं, पूछा आपने, मैंने बताया। वो बंबई से जो बुलाए थे उनका क्या सहयोग था? जितने हीरो थे, जितनी हीरोइन थी, लगभग सब आई, उनका क्या सहयोग था राम जन्मभूमि आंदोलन में? हमसे ज्यादा था क्या? विनय कटियार से ज्यादा था क्या? शैलेश साहब, व्यवस्था है, समय समय का फेर है। एक समय था जेल में बंद हुए, अडवाणी जी की कर रथ आके, हाँ वही वाली बात, अडवाणी जी का रथ आके। तो अडवाणी जी का जो लोगों ने रथ हाँका, आप नहीं, यहाँ ये सवाल नहीं है। ये सेंट्रल का फैसला नहीं, सरकार का फैसला नहीं, यहाँ कुछ लोगों का फैसला है। यहाँ अयोध्या के नहीं, अयोध्या का तो अयोध्या वालों को लेना हो तो मुझको पलक पर बैठा के दर्शन करा दें, अयोध्या नहीं। चलिए अब जाने दीजिए, हटाइए, बस हो गया इतना काफी। बहुत बोलने के मूड में नहीं है। नहीं, इतना ज्यादा बोल दिए, इतना ज्यादा किसी बुलवा लीजिए। जो मैं बोल दिया, न्योतवा तो हमारा नहीं आया, और लोगों का भी नहीं आया, बुलवा दीजिए उनसे। कोई बोल दे कि हम तो बोल रहे हैं ना कि न्योता नहीं आया।
और जिंदगी भर कहेंगे न्योता नहीं आया, और जिनका कोई लेना देना नहीं था उनका न्योता गया। ऐसे ऐसे लोगों का न्योता गया। जो आज भी शायद राम के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते होंगे उनके ऊपर भी न्योता गया। जो कलाकार बनते हैं, धर्म का विरोध करते हैं, उनका भी न्योता गया। और उनमें किसी से कम तो हम थे नहीं। तो आपने किसी से ये बात कही अब क्या कहने की जरूरत है? इसमें कहने की क्या जरूरत है? हमारा न्योता नहीं गया, नहीं आया, नहीं गए। गए कि नहीं दर्शन करने? नहीं, दर्शन करने नहीं गए अभी तक नहीं, अभी नहीं गए। अभी तक आपने राम नहीं, मंदिर के दर्शन किए नहीं? मैंने नहीं किया। क्यों? अब किसी दिन मन में आएगा तो करेंगे, आम आदमी बनकर करेंगे, खास बनकर नहीं करेंगे। जिस दिन दर्शन करेंगे बाकायदा लाइन लगा करके, जिस दिन इच्छा होगी बाकायदा लाइन लगा करके, आम आदमी गरीब की तरह, जैसे गरीब दर्शन करता है, पास के सहारे नहीं, आम आदमी बनकर के जाऊंगा, दर्शन करूंगा। राम से थोड़े बैर है। हम तो बगलिए हनुमान जी है ना, उनके पहरेदार, हम तो वहां के सिपाही है ना। हम तो अपने आप को अध्यक्ष चौकीदार कहते हैं, लेकिन आम आदमी बनकर दर्शन करूंगा, खास बनकर नहीं करूंगा। दूर की क्योंकि खास जब खास का था तो हमारा समय नहीं था। जाएंगे लेकिन आम आदमी जाएंगे आम आदमी बनकर। यहाँ आप और अखिलेश जी एक ही पेज पर हैं। अखिलेश जी भी नहीं गए, बोले जाऊंगा, आप भी कह रहे हैं जाऊंगा। अब वो उनका विषय है। जाएंगे आम आदमी बनकर जाएंगे, खास बनकर नहीं जाएंगे। अच्छा, थोड़ा आखिर में कुछ पॉलिटिकल सवाल। आपने अभी आप सांसद हैं, अब आप अगला क्या देख रहे हैं? क्या 29 चुनाव लड़ेंगे? कहीं आपने ये कहा है कि हाँ हम भी लड़ेंगे, मेरा बेटा है वो भी लड़ेगा, तो कैसे लड़ेंगे, कहां से लड़ेंगे, क्या चाहते हैं? भाई लड़ने की इच्छा तो है, क्योंकि मुझे जनता ने नहीं हटाया है, मुझे षड्यंत्र ने हटाया है। मुझे एक षड्यंत्र ने हटाया है। इसलिए मेरी इच्छा है कि मैं फिर जनता के बीच में जाऊं और कम से कम एक बार। वैसे बात बड़ी हो जाएगी। हमने देश के एक बड़े नेता के सामने 2014 में ही मैंने मना कर दिया था, राजनीति से हटने के लिए कहा था। किसके सामने? गृह मंत्री जी के सामने, अमित शाह जी के सामने। जी 14 में ही रिटायरमेंट लेना चाहता था। उन्होंने कहा नहीं है, आपको लड़ना पड़ेगा। मैं 14 में ही हटना चाहता था, गवाह ही, मेरे पास गवाह भी है किसके सामने कहा था, नहीं उन्होंने कहा लड़ना पड़ेगा, लड़ गया। आज भी मेरी कोई ऐसा नहीं कि मैं लोकसभा में चला जाऊंगा तो कहो बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाएगा, ये नहीं। लेकिन जिस लोकसभा से मैं बेइज्जत होकर के निकाला गया हूं, उस लोकसभा में एक बार जाऊंगा जरूर। अगर जिंदा रहूंगा तो जाऊंगा जरूर, एक बार अगर जिंदा रहूंगा तो जाऊंगा जरूर। कि मैं उस लोकसभा से बेइज्जत होकर के निकाला गया, मेरा कार्यकाल नहीं पूरा हुआ था, समझे? मेरी जनता ने मुझको नहीं हराया है, जाऊंगा जरूर। कुमार अभिषेक जी याद रखिएगा। यहीं से जाएंगे, कैसरगंज से जाएंगे या कहीं और से? ये जनता तय करेगी, ये जनता तय करेगी कहां से जाएंगे, लेकिन जाएंगे जरूर। जाएंगे जरूर। अपनी पार्टी से जाएंगे या कोशिश तो होगी अपनी पार्टी से जाए, नहीं मिला तो अकेले लड़ेंगे, इंडिपेंडेंट? कोशिश तो होगी कि अपनी पार्टी से जाए, बाकी बात में क्या कहा जाए, जाएंगे जरूर। 14 में आप रिटायरमेंट ले रहे थे? 14 में रिटायरमेंट ले रहे थे। पलटूराम जी विधायक है, मंत्री पूछ लीजिए, गवाह मैं दे रहा हूं, किसी दिन बयान ले लीजिएगा कि मैं नहीं लड़ना चाहता हूं, मैं प्रतीक को लड़ना चाहता हूं, मैं नहीं लड़ना चाहता हूं। और उस समय गृह मंत्री जी ने, उस समय गृह मंत्री नहीं थे, कहे नहीं भूषण जी इस बार आप लड़िए और प्रतीक को मैं विधानसभा लड़ाऊंगा। बल्कि उन्होंने पूछा कि आप क्या करना चाहते हैं, हमने कहा समाज के लिए कुछ सोच रखा है, प्लानिंग वही करना चाहता हूँ जो आज कर रहा हूँ। जैसे बच्चों में बीच में जाता हूँ, कोई बहुत मोटिवेटर नहीं हूं मैं, लेकिन बच्चे कुछ बातें मेरी मानते हैं, सुनना चाहते हैं, हम जाते हैं। तो ऐसे मैंने प्रोग्राम बना रखे थे और मुझे वही करना है, लेकिन उस समय उन्होंने रोक दिया। तो ये कोई नहीं है कि मैं राजनीति से मैं कोई बहुत, जैसे आज मैं अटल जी का सुन रहा था
कि मैं तो राजनीति को छोड़ना चाहता हूं, लेकिन राजनीति मुझे नहीं छोड़ना चाहती। वही मैं देख रहा हूं कि अपमान हुआ है तो उस अपमान का घाव तो भरेंगे हम, अगर भगवान ने जीवित रखा तो। और हम जानते हैं जनता तैयार है। तो ये भी सुना गया, ये भी कहा गया कि आप भी लड़ेंगे, आपके पुत्र भी लड़ेंगे। तो क्या दोनों लड़ेंगे? आप लोग दोनों जाना चाहेंगे, या फिर चूंकि आपने अपनी जगह अपने अब हम बेटे अपना जानते हैं। अब पुत्र को पार्टी लड़ाएगी तो पुत्र लड़ेंगे। हम अपना जानते हैं, मुझे जाना है, मैंने तय कर लिया, जाना है। इस बार पार्टी के आप सुनने वाले नहीं है, दो तो ठीक नहीं, दो नहीं तो नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। पार्टी दे देगी, क्यों? पार्टी को क्या दिक्कत है? क्या नहीं दी है क्या? दे देगी पार्टी। अब चलते चलते ये भी बताइए, महाराज जी से रिश्ते कैसे हैं आप? ठीक है, एक बार उन्होंने बुलवाया था, हम मिलने गए थे। रिश्ते ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में फिर थोड़े उथल पुथल हो नहीं गए नहीं, रिश्ते? कोई उथल पुथल, कोई उथल पुथल नहीं, कोई उथल पुथल नहीं। तो सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है, बढ़िया है। कथा का न्योता दे दिए। बहुत शुक्रिया बात करने के ठीक, लिए। ठीक। तो हमारे साथ थे ब्रजभूषण शरण सिंह। अब राष्ट्र कथा के बीच में आप मान लीजिए हम हैं। आपको भी आमंत्रित करते हैं, आइए, बिल्कुल बिल्कुल आएंगे। पूरी टीम को, बहुत शुक्रिया, क्योंकि वो कथा सुनने लायक है। जरूर आएंगे। बहुत बड़े उद्देश्य के साथ वो कथा कराई जा रही है, जोड़ने के लिए, जोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं। हाँ, थोड़ी अनयूजुअल कथा है। अमूमन लोग रामचरितमानस, भागवत कथा प्रसंग तो वहीं से आएंगे, हम्म, प्रसंग तो वहीं से आएंगे, लेकिन ये जोड़ने का विषय है। और मैंने प्रयास किया है कि देश की सभी जातियां और देश के हर प्रांत से लोगों की भागीदारी हो, और साल में एक बार ऐसी बैठक होती रहे, जैसे हमारे ब्राह्मण विधायकों ने किया, क्षत्रिय विधायकों ने किया है, ऐसी एक जनता की बैठक होती रहे जिसमें सभी जातियां और सभी संप्रदाय के लोग भाग लेते रहे। बहुत शुक्रिया बात करने के बहुत लिए। धन्यवाद। तो हमारे साथ थे ब्रजभूषण शरण सिंह, और खुलकर इन्होंने यूपी तक के खास पॉडकास्ट में बहुत सारी बातें की हैं। आप देखिएगा जरूर। नमस्कार।